जय बिहार। बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नेता ने पिछले 2 दशकों से सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है तो वह नाम है नीतीश कुमार। उनका राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ाव, फैसलों और रणनीतियों से भरा हुआ है। साथियों नमस्कार। आज चर्चा करनी है कि अचानक एक मैसेज कन्वे होता है कि अब बिहार के अभिभावक नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। शायद वे राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। ये उनका स्वयं का निर्णय है या कोई राजनीतिक दबाव या कुछ और, ये हम बिहारियों को पता नहीं। तभी हम सभी बिहारियों के आंखों में आंसू भरे हुए हैं। हम कर क्या सकते? जिस अभिभावक को हमने 20 वर्ष तक अनवरत सेवा का मौका दिया और उन्होंने 20 वर्षों तक हम सभी बिहारियों की सेवा तन्मयता से की, आज संपूर्ण बिहारी दुखी हृदय से अपने आप को ढाढ़स दिलाता है और बिहारी बुजुर्ग यह कहकर अपने आप को ढाढ़स दिला रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाता है तो वे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमारी महिलाएं जिन्होंने कई अपेक्षाएं रखी थीं, भविष्य की कई अपेक्षाएं जो अभी अपूर्ण हैं, जिन्हें पूरा नीतीश कुमार ही करेंगे, और इसी चेहरे को देखकर उन्होंने वोट किया और बिहार के अभिभावक के रूप में स्वीकार किया, वे इस बात को लेकर ढाढ़स बंधा रही हैं कि राज्यसभा जाने पर बिहार में नए मुख्यमंत्री को मौका मिल सकता है। तभी हमारे युवा जिन्होंने रोजगार सृजन संबंधी कई अपेक्षाओं को दिल में बसा रखा था, वे इस बात को लेकर ढाढ़स बंधा रहे हैं कि गठबंधन राजनीति में नेताओं की भूमिका तय करने के लिए ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। बिहार की वो बच्चियां आपस में चर्चा करती हैं कि अब वे अभिभावक जिन पर हम लोगों ने कई अपेक्षाएं रखी थीं, वे राज्यसभा सदस्य बनकर केंद्र मंत्री बन सकते हैं और बड़े पद के दावेदार हो सकते हैं। हम संपूर्ण बिहारी यही सोचकर अपने इस अभिभावक के लिए ढाढ़स बंधाते हैं कि बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सक्रियता बढ़ सकती है। पार्टी संगठन में नई जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण हो सकता है। मजबूर हैं हम अपने आप को ढाढ़स देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दुख तो है कि अब बिहार संभालेगा कौन? बिहार संभलेगा या नहीं? तब जबकि इस 20 वर्ष के अनवरत कार्यों को हम लोगों ने सराहा है, हम सभी बिहारी उनसे संतुष्ट थे, पूर्ण थे, फिर भी उस अभिभावक को हटा लिया जाना ये कैसा राजनीतिक कदम है? यह सोच से परे है हम बिहारियों के लिए। तभी हम बिहारी तो ये सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि राज्यसभा भेजने का मुद्दा मुख्यतः राजनीतिक रणनीति और सत्ता संतुलन से जुड़ा हुआ होगा। इससे बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस संविधान में तब जब हम बिहारियों ने इस चेहरे को वोट कर अपना अभिभावक नियुक्त किया था, तो फिर क्यों हम बिहारियों से ये ना पूछा गया कि क्या यह अभिभावक अब काम करने लायक नहीं है क्या? हम बिहारी काफ़ी दुखी हैं इस बात पर कि हमारे से बिना पूछे आज हमारे अभिभावक को हटा दिया गया। तब जब नीतीश कुमार की व्याख्या सुनिए, नीतीश का मतलब नैतिकता, ईमानदारी, तरक्की, इरादा, सुधार, हिम्मत के साथ, तभी वो कुमार भी हो जाते हैं जिनमें कौशल, उम्मीद, मार्ग निर्देशन, आदर्श और राजनीति कूट कर भरी हुई है। वही हमारे नीतीश कुमार जो 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे। 2005 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, तब बिहार विकास और प्रशासनिक सुधार की नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ा। आप सबों को याद होगा, खास करके उन बुजुर्गों को जो 1990 के दशक में किस उम्मीद से जिया करते थे। कितने वर्ष लग गए बिहार की बदहाली को दूर करने में। हम कितने आहत थे, हम कितने परेशान थे, युवा परेशान थे, उद्यमी बिहार को छोड़ने को मजबूर थे। तब बिहार की सत्ता हम लोगों ने नीतीश कुमार को दी थी। तनिक भी देर ना करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारते हुए, कई आमूलचूल परिवर्तन करके इन्होंने बिहार को एक नई उम्मीद दिखाई, और वह उम्मीद आज साफ प्रतीत भी हो रहा है। सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में सुधार की चर्चा होने लगी थी उस जमाने में। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में भी बनी जो राजनीतिक गठबंधनों और रणनीतियों को बदलने में माहिर माने जाते हैं।
कभी एक गठबंधन के साथ तो कभी दूसरे गठबंधन के साथ। उनकी राजनीतिक चालों ने बिहार की राजनीति को कई बार नई दिशा दी है। तो आखिर नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक सफर कैसा रहा, उन्होंने बिहार में कौन कौन से बदलाव किए और आज उनकी राजनीति को लेकर किस तरह की बहस हो रही है, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ। उनका जन्म स्थान बख्तियारपुर, जो पटना के समीप ही स्थित है, वहाँ हुआ। उनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे। परिवार का वातावरण सामाजिक और राजनीतिक विचारों से प्रभावित था, जिस विरासत को उन्होंने नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, जो आप 20 वर्ष के इस अनवरत कार्यों से समझ सकते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, पटना के छात्र रहे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। 1970 के दशक में छात्र राजनीति काफ़ी सक्रिय थी। उस समय देश में बड़े राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे। नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से जुड़ गए, जिनमें महत्वपूर्ण जेपी मूवमेंट, जेपी आंदोलन से कई नेता उभरे थे बिहार में। आप बहुतों का नाम जानते होंगे। इसी दौर में कई भविष्य के नेता भी राजनीति में आए थे। उन सभी नामों से आप परिचित होंगे। उसकी चर्चा न करें अभी तो बेहतर। अभी हमारे अभिभावक की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, समझिए। 1990 के दशक में नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उन्होंने बिहार के विकास और राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में अपनी भूमिका जबरदस्त रूप से निभाई। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। वे रेल मंत्री और कृषि मंत्री रहे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार और नीतिगत फैसलों पर काम भी किया। इस समय ये जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। आइए चर्चा करते हैं रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की। रेल मंत्री के रूप में रेल मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। रेल मंत्री रहते हुए रेल मंत्रालय में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे कुछ टॉपिक्स पर अगर आप देखें तो रेल सेवाओं को बेहतर बनाने की भरपूर उन्होंने कोशिश की और अधिकांश प्रतिशत वे सफल भी रहे। यात्री सुविधाओं में सुधार हुआ। आप इस सुधार को तभी भली भांति समझ सकते हैं तब जब इनके कार्यकाल से पहले रेल के यात्रियों की सुविधाओं को आप जानेंगे तब। रेलवे प्रशासन में इन्होंने काफ़ी बदलाव किए और रेलवे सुरक्षा के लिए इन्होंने विशेष ध्यान दिया। दुर्घटनाओं को कम करने की भरपूर प्रयास की और सफल भी रहे। सुरक्षा नियमों को मजबूत करने की पहल, और ये इनकी आदत थी, आप सबों को पता होगा। ये अपने किसी भी निश्चय में दृढ़ता प्रदान करते थे। बहुत दृढ़ व्यक्ति हैं ये। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान, केंद्र सरकार में काम करने के बाद इनकी पहचान एक अनुभवी प्रशासक के रूप में बनी, जिसे हम बिहारी आज बिहार के अभिभावक के रूप में कहते भी हैं। इस अनुभव ने आगे चलकर बिहार की राजनीति में उनके नेतृत्व को मजबूत कर दिया। अब वो क्षण आया, याद करें जिस चीज़ को आप सुनना चाह रहे थे। एक्चुअली वो क्षण अब आया है कि वह वर्ष 2005। उससे पहले आप चलें तो विकट स्थिति थी। हमारा बिहार गर्त में जा चुका था। ये समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप बुजुर्गों से पूछेंगे तो यहाँ के सड़कों की जो हालत थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क हुआ करता था। आप सबों को पता होगा। खाली स्थान में आप नाम जोड़ लें तो बेहतर है। अगर कार्यभार डैश को दे दिया जाए तो बपौती हो जाती है। कार्यभार डैश को दे दी जाए तो संपत्ति हो जाती है। और कार्यभार जब नीतीश को दे दी जाती है तो वो नीति हो जाती है। वही नीतीश कुमार वर्ष 2005 में बिहार में एक राजनीतिक बदलाव के कारक बने। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, या यूं कहें हम लोगों ने बिहार के अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उस समय राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे तो थे ही नहीं। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुकी थी। हम कहीं के नहीं थे और सुधार की गुंजाइश कितनी प्रतिशत होगी यह भी नहीं पता था। वह तो 20 वर्षों में दिखा और अब हम आह्लादित हैं कि हमने बिहार का निर्माण किया। यहाँ हमने कहना उचित ही होगा क्योंकि हमने ही इन्हें अभिभावक के रूप में चुना था और ये हमारे अपेक्षाओं को हृदय में उतार कर काम कर ढेर सारी योजनाएं को क्रियान्वयन देकर आज बिहार को इस स्थिति में ला खड़ा किए। सरकार ने
कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अपराध को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की गई। कितनी चुनौती थी नीतीश कुमार के सामने, फिर भी अगर आपको याद होगा तो अचानक एक बिहार बदलाव के फेज में आ चुका था उस समय, तब जबकि अपराध नियमित अभ्यास का चीज हो गया था बिहार के लिए। प्रतिदिन अपराध की घटनाओं से अखबार भरी रहती थी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक ढांचों में परिवर्तन कर बिहार को एक जगह दी। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती इन्होंने दी। ग्रामीण क्षेत्रों से सड़क निर्माण किया गया। ग्रामीण और शहरी लोग आपस में कैसे जुड़े, क्यों जोड़ना अपेक्षित था, गांवों के पैदावार शहरों तक कैसे पहुंचाए जाएं, तो स्वाभाविक है सड़क निर्माण आवश्यक था और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर जोर दिया। गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए नई सड़कें इन्होंने बनवाई। इससे परिवहन और व्यापार को बढ़ावा मिला। हमारे ग्रामीण तब जबकि अपने पैदावार को किसी खास लोकल व्यक्ति को बेचने के लिए मजबूर हुआ करते थे, इस परिवहन की समस्या जब दूर हुई तो ये अपने उत्पादित सामग्री को स्वयं ही शहर में ले जाकर बेचने लगे, जिससे उनमें एक सकारात्मक प्रभाव दिखा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पहल जो हुई वो शिक्षा में पहल हुई। याद कीजिए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितनी बेजोड़ की योजनाएं बनाई थीं, जिनमें एक मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना थी। हमारी बच्चियां, बिहार की बच्चियां सामान्यतया पूर्ण पढ़ाई भी नहीं करती थीं। अगर आप रेट पर जाएंगे तो पता चलेगा बहुत लोगों की पढ़ाई, खास करके लड़कियों की पढ़ाई मैट्रिक तक नहीं ही हो पाती थी। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया। शिक्षा में भागीदारी बढ़ाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया और ये साइकिल योजना इतनी तगड़ी योजना हुई, इतनी सफल योजना हुई, जो हमारी लड़कियों को सशक्त किया और लड़कियां अब स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगीं। और आज इसका परिणाम आप देखेंगे, बहुत ही जगहों पर सुदूर गांव में बैठी लड़की भी कई अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थापित हुई हैं। नीतीश कुमार की अगली योजना जो हुई, जो लाजवाब योजना थी, महिलाओं को इन्होंने सशक्त बनाया। पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। याद होगा आप सबों को, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया और महिलाओं का राजनीति में प्रवेश आने से महिलाओं की समस्याएं राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय पहुंच पाई, जिससे महिलाओं को बहुत ही फायदा हुआ होगा। उद्देश्य क्या था? नीतीश कुमार का सीधा उद्देश्य था महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं का नेतृत्व देना। कुछ चर्चाएं डेवलपमेंट पॉलिसीज पर जरूर होनी चाहिए, तब जबकि इनको हम लोगों ने एक बदहाल बिहार दिया था। फिर कितनी चुनौती आई होगी इनके सामने। क्रमबद्ध तरीके से नियमित कार्य करके इन्होंने इन योजनाओं का सहारा लेकर कैसे बिहार को आगे बढ़ाया, ये बात अवश्य हम लोगों को जानना चाहिए। जिसमें सबसे पहली योजना जो आती है वो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना आती है, जिसका फायदा हम बिहारी बच्चियों को काफ़ी मिला। यह योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। स्कूल जाने वाली छात्राओं को साइकिल दी गई। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां आसानी से स्कूल जा सकें। ऑब्वियस है, पठन पाठन में उनकी रुचि भी बढ़ी और वो पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थापित हो सके। इसका प्रभाव स्कूलों में साफ देखा गया। लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति काफ़ी बढ़ी, शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी और कहीं ना कहीं ये सर्वविदित है कि जब लड़कियां पढ़ेंगी तो ऑब्वियस है वो घर बढ़ेगा। अगली योजना पर अगर चर्चा करें तो याद करें 1990 के दशक में जो लोग उस समय थे उनको याद होगा कि बिजली एक मरीचिका थी, एक भ्रम था। ये आश्चर्यजनक था कि बिजली का पैदावार कई जगहों पर हो रहा था, कई शहर, कई राज्य बिजली से चकाचौंध हो रहे थे, तभी हमारा बिहार बिजली से त्राहिमाम था। बिजली की आपूर्ति यहाँ थी ही नहीं। विद्यार्थियों को कितनी संकट आती होगी आप अंदाज कर लीजिए। वो लैंप, लालटेन, आप समझते होंगे बिहारी भाषा में डिबिया पहचानते होंगे, उस पर पढ़ते थे। कितना कठिन जीवन था उस समय, फिर भी उन्होंने
नीतीश कुमार ने राज्य में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया। गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई। आज स्थिति आप देख लेंगे ये है कि 24 में से 24 घंटे बिजली रहती। आज संपूर्ण बिहार जगमगा रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य थे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। और क्यों ना हो, आज गांव में बिजली उपलब्ध होने से कई कृषि संयंत्र जो पहले डीजल से चलाए जाते थे आज बिजली से चलाए जाते हैं, और जिससे बहुत बड़ा फायदा हम बिहारी किसानों को होता है। घरों और छोटे उद्योगों को ऊर्जा दिया गया। कई उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला। इससे हम जो शहरों में जाकर उत्पाद कर सकते थे अब गांव में ही उत्पाद करने लगे। इससे हमारे किसानों की बदतर हालत अब धीरे धीरे अच्छी होने लगी, जीवन स्तर में सुधार आया। हमने एक बात चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन हम बिहार में कई नदियों के आसपास रहते हैं। हमारा परिवहन संकट में होता है, तभी उन्होंने सड़क और पुल निर्माण पर काफी ध्यान दिया। आज तो तरक्की का ये आलम है, आप देखेंगे जाम की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने कई योजना बनाकर शहरों में कई प्रकार के ओवरब्रिज का निर्माण कराया। आज हर एक गांव शहरों से जुड़ा है। राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण पर जोर देने के पीछे इनकी नीति रही, तभी तो गांव को शहरों से जोड़ने के लिए नई सड़कें इन्होंने बनाई। इससे बेहतर परिवहन हुआ, उद्योग में भी वृद्धि हुई, यात्रा में सुविधा हुई, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। और एक ऐसी योजना जो काफी चर्चा में रही, अधिकांश लोग दुखी हुए तो कई लोग खुश हुए। याद कीजिए वो क्षण, तब जब याद होगा तो एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा सकते हैं कि बिहार में अगर कोई शादी हो रही है तो बाराती शराब पीकर ढोल बजाने वाले के साथ क्या बर्ताव करते थे। ढोल बजाकर फाड़ दिया करते थे, धमकियां मिलती थीं, और कोई भी शादी बहुत अच्छे तरीके से नहीं निपटाई जाती थी। एक व्यक्ति कुछ रुपए कमाकर उनमें से अधिकांश रुपयों का शराब पी जाया करता था। आज स्थिति बदली। वो कौन सी नीति थी? शराबबंदी नीति। और कितने कमिटेड हैं हमारे मुख्यमंत्री। याद कीजिए, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक आम सभा के बैठक में एक महिला ने आवाज़ उठाया कि ये शराब बंद आप कब करेंगे। उसी मंच से, तब जब इनका भाषण समाप्त हो चुका था, उन्होंने उसी मंच पर वापस आकर कहा था माइक से कि इस बार सरकार आई तो शराबबंदी लागू होगी। और वास्तव में सरकार आई और शराबबंदी कुछ ही मिनटों, कुछ ही घंटों में शराबबंदी नीति ला दी गई थी। ये कमिटमेंट है। इसलिए इस अभिभावक को आज भी हम बिहार का अभिभावक समझना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मुख्य नीति रही इनकी बिहार प्रोहिबिशन पॉलिसी 2016। वर्ष 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। इसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को कम करना था, और हद तक सामाजिक समस्याएं कम हुई हैं। आज बिहार की महिलाएं रात के किसी भी पहर में स्वतंत्र भाव से चल फिर सकती हैं। पार्क भरे रहते हैं, आप जाकर देखें तो पार्क की भी योजना उसमें से है। पार्क में जाने से डरते थे। भैया, सूर्यास्त होने के बाद बिहार में किसी की हिमाकत नहीं है। अगर आप अपराध क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं तो चुपचाप घर में बैठे रहिए। और शराब पीकर निशाचर की तरह घूमने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, तब आहत होकर के एक महिला की पुकार सुनकर इन्होंने शराब को सीधा बंद कर दिया। उद्देश्य घरेलू हिंसा में कमी, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार था, समाज में अनुशासन को बढ़ाना भी था। देखिए इसके कितने प्रभाव पड़े, ये तो समीक्षा का विषय है, लेकिन इसमें इन्हें कई आलोचनाओं को भी सहना पड़ा। अभी हाल फिलहाल ही सदन से मुख्यमंत्री हृदय से बोल रहे थे। हमारे ये मुख्यमंत्री हृदय से काफ़ी बोलते हैं, हमको समझना चाहिए, उनकी भाषा पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने अगर शराबबंदी लागू की, हमारे पड़ोसी राज्य सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बॉर्डर के किनारे, यही भाषा थी उनकी, बॉर्डर के किनारे दुकानें खुलवा रहे हैं।
खटिया बिछवा रहे हैं, यहीं पियो और यहीं सो जाओ। तो फिर अच्छे प्रभावों को हम कैसे देखेंगे? कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब जनता कोऑपरेट करती है। तो जनता अगर कोऑपरेट करे तो यह योजना भी पूर्णतः सफल होगी। हालांकि शराब बंदी पूर्णतः सफल है, शराब का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है, आप शराब बेच नहीं सकते, आप शराब पी भी नहीं सकते, वो गैर कानूनी है। लेकिन सहयोग की तो आवश्यकता है, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना होगा, ग्रामीण विकास के इसमें प्रयास लाने होंगे। कुछ नीतियां जो थीं शराबबंदी से संबंधित नीतीश कुमार की, उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठे, सफल नहीं होने दिया जा रहा है। हमारी तो अपेक्षा होगी, हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं इस अभिभावक की बात अगर मान लें, इस अभिभावक की बात अगर समझ लें, तो लगता है एक बूंद शराब कोई नहीं पी सकता बिहार में। लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, कहीं ना कहीं पैसे का अनियमित बंटवारा हो रहा है, जिसकी वजह से शराब आज भी बिहार में बिक रहा है। तब जबकि मुख्यमंत्री ने एक साहस दी, मुख्यमंत्री ने एक दृढ़ता दिखाई कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी हुई भी, लेकिन कहाँ क्रियान्वयन पर हम फेल हैं। हमारी अपेक्षा होगी, हम बिहारियों की अपेक्षा होगी हमारे पुलिसकर्मियों से कि वे ईमानदारी से इस पर काम करें, तो एक बूंद शराब बेचना भी किसी के लिए भारी पड़ सकता है। इनमें काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा मुख्यमंत्री को कि इससे रोजगार और उद्योग विकास को लेकर काफ़ी बहस होने लगी कि इससे रोजगार को प्रभाव पड़ा है, उद्योग पर विकास। भाई कई प्रकार के उद्योग हैं, शराब ही एकमात्र उद्योग है ऐसा कहना भी अनुचित होगा। सबों की अलग अलग राय है शराबबंदी पर, सभी जैसा मुंह वैसी बात। याद होगा हमारे इस अभिभावक ने गठबंधन राजनीति की शुरुआत कितनी जबरदस्त की। ठीक है कि इन्हें कई उपनाम दिए गए, यहाँ तक कि हमारे इस अभिभावक को पलटू राम भी कहा गया, लेकिन वह कौन सी परिवेश थी, वो कौन सी स्थिति थी, वो कौन सी आंतरिक शक्ति इन्हें डिस्टर्ब करती थी? इनको पता था कहाँ कब क्या करने से बिहार की दशा और दिशा बदलेगी। उसी हालत में इन्होंने गठबंधन की राजनीति की थी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो अलग अलग समय पर अलग गठबंधनों के साथ सरकार बनाते रहे। कहीं ना कहीं इनके पीछे इनकी मंशा अवश्य ये रही होगी कि किस राजनीतिक गठबंधन से जुड़कर बिहार का भला किया जा सके। उनके राजनीतिक फैसलों ने कई बार बिहार की राजनीति की दिशा भी बदल दी थी। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा था। इस दौरान इन्होंने बिहार में सरकार बनाई और कई विकास योजनाएं लागू की थी। बाद में राजनीतिक मतभेदों के कारण नीतीश कुमार ने भाजपा से दूरी बनाई थी। इसी समय राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर भी राजनीतिक बहस चल रही थी। ये सारी घटनाएं आप सबों को याद होगी। भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। इस गठबंधन में तेजस्वी यादव भी प्रमुख नेता के रूप में सामने आए थे। कुछ समय बाद फिर राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। नीतीश कुमार ने फिर से गठबंधन बदला और भाजपा के साथ सरकार बनाई। बाद के वर्षों में एक बार फिर गठबंधन परिवर्तन की चर्चा हुई थी। देखिए, इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, उनकी कई आलोचनाएं भी हुई। तब जबकि बिहार चुनौतियों से भरा था, उस समय बिहार को उस बदहाली से निकालने के क्रम में इनकी बहुत सारी योजनाएं सामने आईं। तो ऑब्वियस है, युद्ध में जाने वाला ही शहीद होता है, जो युद्ध में गया नहीं, घर बैठे शहादत का रस क्या जाने। तो कुछ गलतियां हुई होंगी, ऐसा हम अपनी ओर से तो नहीं कहते, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो इनकी आलोचनाएं हुई। कई मुद्दों पर बहस और आलोचनाएं हुई थी इनके कार्यकाल के दौरान। सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी रोजगार की समस्या, रोजगार का सृजन भी करना। युवाओं की संख्या बहुत है, आप पता होगा भारत में अनुमानित 65% युवा हैं। बिहार के प्रतिशत मात्रा की जानकारी आपको होगी। बिहार में रोजगार के अवसर सीमित थे और युवा कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते थे रोजगार के लिए। ये एक बड़ी चुनौती इनकी रही, लेकिन पलायन को रोक पाना जरा कठिन काम था इनके लिए। फिर भी जो लोग पलायित हो रहे थे, जिनका भी पलायन हो रहा था, उनके आना जाना, उनके आने जाने के, उनके रख रखाव के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं बनाई।
कई ट्रेन मांगे और ट्रेन मिले भी। खैर, पलायन को भी रोकने की अभिलाषा हम युवाओं को आज है, और अब चूंकि हमारे अभिभावक राज्यसभा को जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये किसी न किसी को यह ड्यूटी देकर जाएंगे कि एक काम छूट गया पलायन का, तो इसे रोकने की कोशिश आप करें। कुछ आलोचकों का कहना है कि बिहार में उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है। निवेश और बड़े उद्योगों को आकर्षित करने की चुनौती बनी रही। हालांकि कई विफल कार्यों को इन 20 वर्षों में सफल करने का जिम्मा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था वो उसमें व्यस्त थे, और हम बिहारियों को उम्मीद थी कि इस पर भी वो फतह प्राप्त कर लेते। आइए चर्चा करते हैं राजनीतिक अस्थिरता के। गठबंधन बदलने की राजनीति को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए। इससे सरकार की स्थिरता पर बहस लगातार होती रही बिहार में। आप सभी, हम सभी भी इस विषय पर काफ़ी चर्चा करते थे। अब सवाल उठता है हम बिहारियों का भविष्य। अब हमारे अभिभावक चले राज्यसभा, अब हमारे भविष्य को कौन संभालेगा? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमारा रह जाएगा। नए कौन से मुद्दे होंगे? नई पीढ़ी की भागीदारी कहाँ कहाँ फिक्स की जाएगी? नई पीढ़ी की भागीदारी राजनीति में रहेगी या नहीं रहेगी? ये हम युवा नेतृत्व की मांग करते हैं। जहाँ राज्य में युवाओं की बड़ी आबादी है, कई लोग मानते हैं कि राजनीति में युवा नेतृत्व की भूमिका बढ़नी चाहिए। हालांकि बढ़ी भी है। अभी आप देखेंगे तेजस्वी यादव आदि बहुत सारे युवा नेता राजनीति में प्रवेश किए हैं, और नए मतदाता आ रहे हैं। उनकी भी अपेक्षाएं हैं जिनमें रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचे का और भी कई प्रकार के विकास। इन सभी योजनाओं को कौन चलाएगा अब यह समय बताएगा, और हम सभी बिहारी अपेक्षा करेंगे कि बिहार के अभिभावक अपेक्षा ही नहीं वरन यह पूर्ण विश्वास है कि जिस पद पर आप इन्हें बिठाएंगे वो पद सुशोभित होगा, वहाँ कार्य की गति बढ़ेगी और सुदृढ़ता जरूर आएगी। मिलेंगे हम आपसे पुनः किसी और गंभीर विषय को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार। अधिकांश सफलता इनको मिली।